नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विजय और मैं इस समय हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपनी एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने सीवीटी पीजी का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मुझे 283 मार्क्स मिले थे। तो उसी के बेसिस पे मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सीवीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए खासकर तैयारी करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और वो कौन सी कुछ गलतियां हैं जिनसे हमको बचना चाहिए ताकि हम सीवीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस में खासकर अच्छा स्कोर कर सकें। तो जो तरीके, जो स्ट्रेटजी, जो टाइम प्लान हमने अपने तैयारी के समय फॉलो किया था उसी के बेसिस पे मैं बताऊंगा। और कई लोगों के अपने तरीके हो सकते हैं। मैं ये क्लेम नहीं करता कि ये एकमात्र तरीका है अच्छा स्कोर करने का, लेकिन मैं ये ज़रूर दावा कर सकता हूँ कि अगर इसको रिलीजियसली जेन्युइनली फॉलो किया जाए तो आपको अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो अगर मैं अपने स्ट्रेटजी की बात करूं खास करके तो जैसा कि सीवीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस में कई तरह के कैंडिडेट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने यूजी के टाइम पे यानी कि जिनका बीए होता है पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से या इन सारी ह्यूमैनिटीज से, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन ह्यूमैनिटीज से आते हैं जिनको पॉलिटिकल साइंस की बेसिक भी नहीं पता होती है। तो अब चूंकि मेरा यूजी पॉलिटिकल साइंस में ही था तो मैंने एक तरह से कहें मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी पॉलिटिकल साइंस को लेकर के वो थी पहले से। तो सीवीटी पीजी को अप्रोच करते समय मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जो लोग एक तरह से कहें कि जिनका यूजी पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं हैं, उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले वो सिलेबस के कुछ जो सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं सीवीटी पीजी के उनकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। उसके लिए वो यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर हैं, जैसे कि सीईसी एक चैनल है, उसमें कई सारे डीयू के प्रोफेसर या और बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं वो लेक्चर देते हैं। तो उसके बेसिस पे आप जल्दी जल्दी करके कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं ताकि आप जब एक तरह से कहें और एडवांस तैयारी के लिए जाएं तो आप उन सारी बेसिक्स के बेसिस पे उसको अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि कई बार आपको बेसिक नहीं पता होता है और आप एडवांस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो वो मुश्किल है। दूसरी बात, अपनी स्ट्रेटजी में अगर हम बात करें तो सिलेबस को फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। सिलेबस काफ़ी छोटा है सीवीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का। अगर हम नेट जेआरएफ की बात करें या यूपीएससी की बात करें तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं, जो की पॉइंट दिए गए हैं, जितने थिंकर हैं, जरूरी है कि उन थिंकर्स के ही बारे में एक तरह से कहें अच्छे से स्टडी किया जाए। रिसर्च नहीं करना है बल्कि उनके बारे में जो फैक्चुअल नॉलेज है या कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे थिंकर हैं तो उनकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है, थ्योरी को एकदम मगअप नहीं करना है बल्कि थ्योरी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उनकी कुछ किताबें, उन्होंने कुछ मैगजीन पब्लिश किया है या फिर उनकी लाइफ से जुड़ी हुई और कुछ खास बात, जैसे अम्बेडकर ने कौन सा मूवमेंट, कई तरह का मूवमेंट भी अम्बेडकर ने किया था, जैसे तालाब को लेकर के, पानी और इन सब, या फिर किताब, कई तरह की मैगजीन पब्लिश किए थे, कई तरह की किताब, या वो किन से इन्फ्लुएंस थे। जैसे हम बात करें अम्बेडकर की ही तो जॉन डीवी एक प्रैग्मेटिक थिंकर हैं, वेस्टर्न एक तरह से कहें वेस्ट के, तो उनसे वो इन्फ्लुएंस थे। ऐसे और कई सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत मगअप नहीं करनी है बल्कि सिर्फ बेसिक जानना है कि एक तरह से कहें कि की पॉइंट ज़्यादातर फोकस ये करना है कि आप रिसर्च ना करें बल्कि सिलेबस में उस थिंकर के या उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों के की पॉइंट को जानें और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रहे। दूसरी बात, डोंट ट्राई टू रिसर्च। आपको जैसे मान लो आप आईआर में कभी पढ़े कि एंड ऑफ हिस्ट्री या क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन, तो वो कब पब्लिश हुआ, ये किताबों के नाम हैं। अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी किए होंगे तो आपको पता होगा। जैसे क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल पी हंटिंगटन है या फिर एंड ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा का है। तो ये कब पब्लिश हुआ,
इसके मतलब इसकी मोटी मोटी बातें क्या थी, कि ये किन चीज़ों पर बने थे, इनके इसको पब्लिश किसने किया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनको बहुत मगअप नहीं करना है, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। जैसे इंड ऑफ हिस्ट्री में क्लेम किया गया कि अब हिस्ट्री इंड होने वाला है, कोई बड़ी एक तरह से ग्रांड थ्योरी निकल के नहीं आ पा रही है। क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन में हटिंगटन ये क्लेम कर रहे हैं कि अब जो एक तरह से अब सिविलाइजेशन का क्लेश होगा, क्योंकि अब कंट्री का क्लेश एक तरह से कहीं कंट्री के बीच में लड़ाई नहीं होगी, बल्कि सिविलाइजेशन के बीच में लड़ाई होगी। ऐसे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उनके डेट्स खास करके वो कब पब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस में क्रोनोलॉजी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको डेट पता होना चाहिए कि ये किताब किस सदी में पब्लिश हुई थी। अगर हो सके तो ये याद करो कि किस ईयर में पब्लिश हुई है, क्योंकि कई बार वो 3-4 किताबें एक साथ जो एक ही दशक में पब्लिश होती हैं उनको दे देते हैं, और ऐसे समय में एक तरह से कहें कि क्रोनोलॉजी में सेट करना आसान नहीं होता। जैसे मान लो कि 3-4 किताबें ऐसे दे दिए जो बहुत लंबे टाइम में पब्लिश हुआ है। जैसे मान लो कि एक दे दिए कि अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखा है, एक स्वराज, तीसरा दे दिए इंड ऑफ हिस्ट्री, और ऐसे और एक किताब दे दिए। तो इनमें काफी अंतर है। स्वराज चाणक्य बहुत पहले लिखे, स्वराज अर्थशास्त्र चाणक्य बहुत पहले लिखे, स्वराज बाद में गांधी जी के द्वारा लिखा गया, या फिर तो ये सारी चीजें जब बहुत लंबे टाइम पीरियड के दौरान क्वेश्चन आते हैं तो उसमें नहीं दिक्कत होता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। वो ज्यादातर कोशिश करते हैं क्रोनोलॉजी के टाइम में कि आपको एक तरह से कितनी माइन्यूट डिटेल आपको पता है इवेंट्स के बीच में। अगर क्रोनोलॉजी को लेकर के चीजें आ रही हैं, जैसे मान लो कि फॉल ऑफ बर्लिन वॉल या डिसइंटीग्रेशन ऑफ रसिया, ये सारी चीजें एक साथ थोड़े थोड़े टाइम के अंतराल पे हुई। तो जब वो क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन देते हैं बुक को लेकर के या इनको लेकर के, किसी इवेंट को लेकर, किसी मूवमेंट को लेकर, जैसे मान लो कि चाइना में कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ या 100 फ्लावर कैंपेन हुआ, इस तरह से चीजें, कई सारे मूवमेंट हुए चाइना में। तो उनको वो किस एक तरह से कहें कितने टाइम के अंतराल पे हुई और कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रहनी चाहिए। तीसरी चीज, बेसिक ऑफ ऑल अबाउट सिलेबस। सिलेबस में जितनी चीजें हैं कोशिश करो कि पूरे सिलेबस को कवर करो। एटलीस्ट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो भी कुछ बेसिक चीजें पूरे के बारे में जान लो। जैसे मान लो कि जिन लोगों के लिए जो अभी शुरू करने वाले हैं वो पूरे सिलेबस को अच्छे से अगर नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि सभी थिंकर की किताबें कुछ बेसिक फैक्ट समझ लें। ऐसा नहीं है कि वो कुछ टॉपिक, कुछ सिलेबस के पब्लिक पॉलिसी है या फिर इंडियन पॉलिटी है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ें, बल्कि पूरे सिलेबस WPT, IPT या फिर इंडियन पॉलिटी हो गया या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें, तो सभी के कुछ बेसिक्स पढ़ लें, छोड़ के कोई चीज़ ना जाए अगर पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात कि हॉरिजॉन्टल तैयारी ज़्यादा हो, मतलब ये कि आपके जितने सिलेबस के जितने टॉपिक हैं सभी को टाइम दो, बल्कि ये वर्टिकल तैयारी ना हो कि आप एक टॉपिक लिए और उसी के बारे में रिसर्च करते जा रहे हैं। तो तैयारी वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आप उस चीज़ के बारे में तो जानेंगे लेकिन आपका स्कोर कम होगा। अल्टीमेटली आपका अभी टारगेट ये होना चाहिए कि स्कोर कैसे अच्छा है, और स्कोर अच्छा लाने के लिए हॉरिजॉन्टल तैयारी ज़्यादा जरूरी है, वर्टिकल नहीं। तो ये 3 बड़ी स्ट्रेटजी थी हमारी जिनके बेसिस पे हमको हमारा जो भी स्कोर हुआ। पार्ट बी में जैसा कि आपको पता है सीयूईटी पीजी में एक तरह से कहें 2 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में आता है जनरल नॉलेज से संबंधित, मैथ से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित या जीके से संबंधित, और पार्ट बी में आप जिस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट बी में मेरा 219 था और पार्ट ए में 64 था। आज इस पूरे वीडियो में मैं सेपरेटली दोनों पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले पार्ट बी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पार्ट बी ही एक तरह से कहें हमारा मेन टारगेट होता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्कोरिंग है, उसमें ज़्यादा नंबर का वो आता है। तो पार्ट बी पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर हम बात करें खासकर, तो उससे रिलेटेड बुक और रिसोर्सेज क्या हैं, क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और
कौन से रिसोर्सेज को एक तरह से कहें अप्रोच करना चाहिए। कुछ खास चीजें जो हम किताबों के रूप में समझें या रिसोर्सेज के रूप में समझें, ये हैं कि अभी हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, फॉर्म आ चुके हैं और हमें लग रहा है अप्रैल के एंड तक फॉर्म का डेट भी है। तो इसके बेसिस पे अगर हम लास्ट ईयर के हिसाब से प्रिडिक्ट करना चाहें कि लगभग एग्जाम कब तक हो सकता है, तो मेरा अनुमान है लास्ट ईयर हम सबके टाइम में शायद जुलाई में फॉर्म आया था और सितंबर में एग्जाम हुआ था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये मार्च और अप्रैल में फॉर्म आया, तो ये जून के लास्ट तक या फिर जुलाई में, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के फर्स्ट में और जून के लास्ट में एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो लगभग 2.5 से 3 महीने टाइम आपके पास बचे हैं। इस 2.5 से 3 महीने में अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि इंडियन पॉलिटी पे लक्ष्मीकांत या फिर WPT पे OP गावा या फिर और कोई बड़ा थिंकर, ठीक, जिनकी किताबें हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे तो इतने पार्ट हैं सिलेबस में, मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, IR है, और उसके बाद में फिर पब्लिक पॉलिसी है, और ऐसे मतलब इंडियन पॉलिटी है, 6-7 पार्ट हैं टोटल, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है। तो अगर एक एक किताब एक एक टॉपिक पे पढ़ना शुरू करें आप, तो लगभग 6-7 किताब हो जाएंगे आपका, 2-2.5 महीने लगभग इसी में निकल जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अपने सिलेबस की, जैसे आपको पता है कि सिलेबस में क्या है और आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया, मतलब अभी तक थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो बजाय इसके कि आप इससे रिलेटेड किसी किताब को पढ़ें, आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करें जो अभी मैं बताने वाला हूँ, वो ज़्यादा सही होगा। अगर टाइम ज़्यादा होता, 1 साल होता या 6 महीने होते, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ जेन्युइन टेक्स्ट, कुछ अच्छी किताबों को पढ़िए, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के बारे में वो अच्छी हो जाए। लेकिन अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि एग्जाम सेंटर एकदम तैयारी हो, बजाय इसके कि आप उस टॉपिक के बारे में कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने सिलेबस के बारे में है। अगर नहीं है, जैसे प्लेटो के बारे में नहीं पता है या अम्बेडकर के बारे में नहीं पता है, या आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, या और सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो हम जैसे बताएं कि यूट्यूब पे कई सारे चैनल हैं जो आपको इस तरह के वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप तेजी से उनको एक तरह से कहें कुछ 1-2 हफ्ते में देख के ख़त्म कीजिए और उसके बाद में इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। किसी किताब को पढ़ने, मतलब इस तरह से बड़े लेवल पे किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या किया जाए? CUET PG, पहले जब CUET नहीं था तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड बुक आता था, अभी भी आता है, CUET PG के नाम से आता होगा, या DU का DUET के नाम से आता है, क्योंकि DU तो है नहीं CUET में। तो कोशिश कीजिए कि अगर CUET PG की वो गाइड बुक मिल जा रही है हमें पॉलिटिकल साइंस की, तो उसको ले लीजिए, या अगर किसी और यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का, जैसे JNU का या BHU का या HCU का या DU का मिल रहा है, तो उसको ले लीजिए। इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होगा कि वो यूनिवर्सिटी किस तरह से चीज़ों को फ्रेम करके पूछती है। और अगर आप तैयारी कर सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो कोशिश कीजिए कि नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो गाइड, एक तरह से कहें सॉल्यूशन आता है, उसको ले लीजिए। इससे होगा क्या, आप इनको लेकर के पढ़ना शुरू कीजिए। आप ये चीज़ बंद कीजिए कि प्लेटो के बारे में पढ़ लेंगे, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन सारी किताबों का खास बात यह है कि इसमें थ्योरी कम दी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा दिए होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करके चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि आप थ्योरी पढ़ें और बाद में सोचें कि हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसा करने से कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे जब आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन में ट्विस्टिंग कहाँ से आती है। मतलब एक तरह से कहें कि क्वेश्चन कई बार ऐसे फ्रेम किया जाता है कि आप जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे ट्विस्ट करके फ्रेम होता है। तो ये बात है। जैसे हम प्लेटो की अगर हम बात करें आइडिया ऑफ जस्टिस को, ठीक, तो उसमें एक लाइन आता है कि इंडिविजुअल रिट लार्ज,
मतलब ये प्लेटो की जो आइडिया है वो ये है कि जो इंडिविजुअल है, जो स्टेट है, स्टेट का एक छोटा सा फॉर्म इंडिविजुअल में होता है, क्योंकि स्टेट में 3 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो जिनमें स्पिरिट का डोमिनेशन होगा, एक ऐसे लोग हैं जिनमें करेज, अपेटाइट, इस तरह से रिलेटेड चीज़ों की डोमिनेशन या उनकी एक तरह से कहें कि उनके नेचर में, वर्च्यू में इस तरह की चीज़ें होती हैं। इंडिविजुअल में भी 3 तरह के गुण पाए जाते हैं, किसी इंडिविजुअल में कोई गुण ज़्यादा होता है, किसी में कोई। तो उसी की वजह से कहा जाता है स्टेट इज इंडिविजुअल रेट लार्ज, मतलब इंडिविजुअल का बड़ा फॉर्म स्टेट है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सीधा ये क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं तो पूछा गया है। और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो आपके स्कोर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो CUET PG के या फिर इसके पहले जब यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट करा रही थी तो उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप इसको कर पा रहे हैं और टाइम बच रहा है तो आप नेट पॉलिटिकल साइंस का जो नेट का एग्जाम होता है उसके 8-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक्सेस कीजिए, या फिर कोई किताब आती है कई तरह की, कई पब्लिकेशन से आते हैं, उसमें सॉल्व करके आंसर भी बताया होता है, एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, तो आप उनको एक्सेस कीजिए। लेकिन ये तब कीजिए जब आप CUET PG और यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिए हों, क्योंकि इसका लेवल कम होता है, ये इसमें थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो पहले आप एक तरह से इस लेवल के क्वेश्चन, CUET PG के लेवल के क्वेश्चन या यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चन या फिर पॉलिटिकल साइंस के, उनको सॉल्व कर लीजिए, बाद में नेट के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सीधा इसमें जाने का कोई फायदा नहीं है, परेशान हो जाएंगे और कुछ दिन बाद छोड़ देंगे। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, ये आपके यूनिवर्सिटी के लेवल के क्वेश्चन को प्रोवाइड कराएगा। यूनिवर्सिटी मतलब CUET PG में कुछ क्वेश्चन एडवांस आ जाते हैं कभी कभी, तो उसके लिए ये हेल्प करेगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की हम मतलब एक तरह से कहें, अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो एक तरीका ये है कि आप खुद पेपर को उठाएं और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। और अगर उसमें से कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं तो उसको गूगल पे सर्च करें और वहाँ से जानने की कोशिश करें। दूसरा तरीका यह है, यूट्यूब पे कई सारे चैनल हैं जो आपको उस पेपर को सीधे सॉल्व करते हैं और बताते हैं, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ों को। जैसे मान लो कि गांधी, अंबेडकर और 3-4 थिंकर हैं इंडिया के, और उनकी किताबों को मैच कराने की बात है, ठीक। तो 3 तो सही होंगे और एक गलत होगा, ऐसा क्वेश्चन मान लो आ गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आपको बताना है कौन नहीं मैच किया। तो आप या तो खुद सर्च कीजिए कि क्या गांधी ने ये किताब लिखा है, अम्बेडकर ने ये किताब लिखा है, और लोगों ने ये किताब लिखा है कि नहीं। और या तो दूसरा तरीका यह है कि यूट्यूब पे या और कहीं पेड चैनल जो हैं वहाँ से उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को एक्सेस कीजिए। मतलब ये कि वो वीडियो में बताए होते हैं, वो खुद सॉल्व करते हैं, वीडियो बनाए रहते हैं, तो उसमें आप देख करके समझ सकते हैं। एक चैनल जो ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है, मेरा मानना है, मैंने फॉलो किया था, मैं उसका प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ बट बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे विजिट कीजिए और देख सकते हैं। पॉल साइंस हेल्प के नाम से एक चैनल है, उसमें CUET PG के करीब 100 क्वेश्चन पेपर को और एक तरह से नेट JRF के क्वेश्चन पेपर को वो सॉल्व करके बताए हैं। और साथ में अच्छी बात यह है कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी, जैसे मान लो यहाँ गांधी, अम्बेडकर और लोगों का मैच आया और किताबों का मैचिंग है, तो गांधी के और किताबें कौन है जो इम्पोर्टेंट है CUET PG के लिए, अम्बेडकर की और किताबें कौन है जो इम्पोर्टेंट है CUET PG के लिए, वो साइड में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं। तो अगर आप इस तरह देख रहे हैं तो उसका की नोट बना सकते हैं, एक तरह से कहेंगे कुछ नोट बना सकते हैं, शार्ट नोट, जो आपको बाद में हेल्प करेगा जब आप एग्जाम के करीब होंगे, तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद गूगल सर्च कीजिए पेपर को लेकर के, और हालांकि वो ज़्यादा कठिन है, इसको कर सकते हैं आप। पॉल साइंस हेल्प भी है, एग्जाम ट्रेजरी के नाम से चैनल है, हालांकि एग्जाम ट्रेजरी का शायद पेड है, इस तरह की चीज़ें, या फिर और भी कई चैनल हैं, आप देखिए। उसके बाद में कुछ चीज़ें शायद यहाँ से अगर छूट रही हैं, मतलब मान लो वो सॉल्व करा रहे हैं और नहीं बता रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रिसर्च ना करने के बजाय, अगर बेसिक चीज़ आप नहीं जानते हैं, रिसर्च नहीं करना है, जितना काम की चीज़ें होती हैं ये बता देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप खुद यूट्यूब पे या गूगल पे उससे रिलेटेड चीज़ों को सर्च करके
बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं या शार्ट नोट उसका बना सकते हैं, लेकिन याद रहे रिसर्च नहीं करना है, बेसिक जानना है। इस सिलेक्शन या स्कोर रिसर्च करने से नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है, आपकी जानकारी बढ़ जाएगी लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं उनका नंबर कम होता है, और जो कम पढ़ते हैं या एक तरह से जो बेसिक पढ़ के एग्जाम में गए होते हैं उनके नंबर अच्छे होते हैं। तो ये एग्जाम इसी बेसिस पे है कि आप बेसिक कितना जानते हैं, क्योंकि जब आप पीजी में पहुंचेंगे तो आपको इंड ऑफ हिस्ट्री या फिर प्लेटो का रिपब्लिक या इन सारी किताबों को पढ़ने का एक तरह से कहें कि मौका मिलेगा। और अगर आप इनकी बेसिक नहीं जान रहे कि ये किताबें किन चीज़ों पे थी या क्या थी, तो आप एक तरह से कहें इनको पढ़ने के लिए जैसे मान लो आप रिसर्च करते करते रिपब्लिक पे रिसर्च कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, प्लेटो ने क्या बोला, सारा टाइम उसी में खर्च कर दिए। आप और सारी किताबों के बारे में जान ही नहीं रहे हैं कि वो किस कंटेक्स्ट में लिखी गई थी, उसकी मोटी मोटी बातें क्या हैं। तो जरूरी ये है कि आप सभी जो चीज़ें सिलेबस से रिलेटेड हैं उनकी बेसिक जानिए। रिसर्च किसी पे भी नहीं करना है। रिसर्च आप पीजी के दौरान आएंगे जब एक तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो आप तब कर सकते हैं। कई सारी किताबें हैं आप पढ़ सकते हैं, या उसके बाद में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पीएचडी में कर सकते हैं। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन भी अवेलेबल है, अलग अलग चैनल या अलग अलग ट्यूशन जो एक तरह से कहीं कोचिंग हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन ऑफलाइन एक तरह से कहें इनमें कई सारे चैनल हैं, जैसे पॉल साइंस हेल्प, एग्जाम ट्रेजरी, एग्जाम रेस, या हमारे सीनियर्स हैं बीएचयू के कुछ जो मालवीय एकेडमी के नाम से है, एग्जाम रेस पीएचडी के एक सीनियर हैं, जेएनयू के हिस्ट्री में शायद वो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, वो चला रहे हैं। तो इन सबको बहुत इनके पेपर को हम नहीं जानते हैं, लेकिन एग्जाम ट्रेजरी और पॉल साइंस हेल्प को मैंने अपने टाइम में फॉलो किया था। तो आप इनमें से किसी को भी देखिए और जो आपको अच्छा लग रहा है आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आप जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको पता चलता है कि और लोग कितना अच्छा कर रहे हैं और आप कितना अच्छा कर रहे हैं। जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी वजह से, तो उनके लिए भी कोई ऐसी बात नहीं कि वो बहुत पीछे हैं। वो इन सारी क्वेश्चन पेपर जो हैं सीवीटी पीजी या यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस के और नेट जेआरएफ की चीज़ें हैं जो किताब में प्रीवियस ईयर पेपर में, उनको जेन्युइनली फॉलो करें, वही उनका टेस्ट सीरीज होगा और उसी से उनको अच्छा स्कोर मिलेगा। इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए अगर नहीं आप ज्वाइन कर पा रहे हैं कोई टेस्ट सीरीज, कि हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। जैसे मान लो किसी गांव में कोई स्टूडेंट है, इसके पास मोबाइल नहीं है और सारी चीज़ें नहीं है, या फिर रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है और कोई बात है, तो बजाय इसके कि इस पर ध्यान दिया जाए, आपके पास जो है उसको यूज कीजिए, उसी से आपको सफलता मिलेगा। नोट्स, जब आप इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं, तो आप शार्ट नोट बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप 2-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरह से आता है। अब मान लो कि पूछा जा रहा है कि पॉलिसी साइकिल अप्रोच किसने दिया, ठीक, तो अब आपको पॉलिसी साइकिल अप्रोच के बारे में बहुत रिसर्च नहीं करना है कि क्या था उसमें, कितने लेवल थे, कितने प्रोसेस थे, कितने स्टेप थे, बल्कि सीधा सीधा पॉलिसी साइकिल अप्रोच किसने दिया, हैरोल्ड लास्केल, वो कब दिए, ठीक, या फिर हैरोल्ड लास्केल किससे प्रभावित थे, ये सारी चीजें जैसे आपको कुछ बेसिक पता होनी चाहिए उसके बारे में। तो की पॉइंट आप नोट करते रहिए क्वेश्चंस के जो आपको नहीं पता है, कुछ फैक्ट, कुछ डेट्स, और जैसे फैक्ट में कि जैसे इंडियन पॉलिटी में आता है आर्टिकल को लेकर के कि आर्टिकल 74 क्या कहता है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कहा गया, या आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, तो आर्टिकल 32 क्या है जिसमें रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है, ऐसा हाई कोर्ट के बारे में जब जानेंगे 226 है, आर्टिकल 226। तो आपको फैक्ट पता होना चाहिए, वो डायरेक्ट पूछेंगे, और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में तो इस तरह की चीजें सीधे पूछते हैं, उसमें कोई वो नहीं है।
तो आप कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह के फैक्ट को याद कर सकते हैं तो याद करने का मतलब रटना नहीं होता है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने गए और 2 साल बाद उसको याद करें कि अच्छा वहां गए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, तो वो कैसे याद करते हैं? वो रटे नहीं होते हैं, आप उसमें आप जिए होते हैं। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वार पढ़ रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ पढ़ रहे हैं, कोल्ड वार पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसकी प्रोसेस बाय प्रोसेस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हम बताए वो आपको वहीं से निकल के आएगी। जब आप बेसिक लेवल पे पता होगा आपको कि कोल्ड वार में पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ था, बाद में कौन और उसके बाद कौन, तो वही आपको हेल्प करेगा असर्शन रीजन की उन फैक्चुअल चीज़ों को याद करने में, अंडरस्टैंडिंग बनाने में भी वही हेल्प करेगा। जब ये चीज़ें पहली बार एक बार में नहीं याद होती हैं, फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें या डेट्स से रिलेटेड चीज़ें, उनको नोट कीजिए वीकली या एक तरह से जब भी आप टाइम पा रहे हैं तब उनको एक बार देख लीजिए। ये अपने दिमाग में बिल्कुल भी प्रेशर ना लाइए कि हमको याद करना है इनको। बस आप जब पढ़ रहे हैं उनको तो थोड़ा अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए कि ऐसा नहीं कि दिमाग कहीं और हम पढ़ रहे हैं खाली। तो जब कई बार ये करेंगे तो आपको एक तरह से कहें वो आपके दिमाग में फिट होता जाएगा और एग्जाम तक आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। डेट्स, जैसा कि हम बताएं कि क्रोनोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जब आती हैं तो डेट्स, किताब कब पब्लिश हुआ है, वो थिंकर किस किस टाइम पीरियड के बीच में था। जैसे मान लो एक प्लेटो आ गया, एक कांट आ गया, एक एरिस्टोटल आ गया और एक हीगल आ गया, ठीक। इन चारों थिंकर को क्रोनोलॉजी में सेट करना है। अब आपको नहीं पता है कि प्लेटो किस टाइम पीरियड के बीच में लिख रहे थे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ये पता होना जरूरी नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ, एकदम एक्यूरेट डेट, इनकी मृत्यु कब हुई, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस सदी में किस सेंचुरी में ये लिख रहे थे। तो प्लेटो सबसे पहले आते हैं, उसके बाद में उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल आते हैं, फिर कांट, हीगल। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बेसिकली बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो यूट्यूब का सहारा लीजिए। यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर हैं सिलेबस से रिलेटेड, उनको देखिए। आप उनको देख करके आपको अगर कुछ फैक्चुअल नॉलेज वहाँ से मिल रहा है तो आप नोट कर लीजिए। बाकी उनको एक तरह से पैसे के फॉर्म में नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ से डेवलप हो जानी चाहिए। इसके बाद में अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट बी के लिए ही है। अब हम बात करते हैं पार्ट ए के लिए। पार्ट ए में जैसा आपको पता है कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो जो हमने लास्ट ईयर देखा था उसमें रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ें थी और कुछ चीज़ें मैथ से थी और कुछ चीज़ें जीके और लैंग्वेज से थी। ये 4 पोर्शन ज़्यादा था। करंट अफेयर एक क्वेश्चन आया था खाली। रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो बच्चे इंटर में अपना मैथ्स पढ़े हैं, ठीक, उनके लिए पार्ट ये ज़्यादा आसान होने वाला है। जेन्युइनली कह रहे हैं, जो मैथ पढ़े हैं उनके लिए आसान ज़्यादा होने वाला है। लेकिन अगर कोई इंटरमीडिएट के बाद कभी एसएससी या इस तरह के किसी एग्जाम की तैयारी में अपना टाइम दिया है तो उसके लिए भी काफ़ी आसान होने वाला है। और अगर नहीं किया है कोई ऐसा तो ही परेशान होने की बात नहीं है। इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें आती हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड आपने इंटर में तो पढ़ा ही होगा, ठीक, इंटरमीडिएट के टाइम में तो हिंदी या इंग्लिश एक लैंग्वेज आता है तो आपको वही लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जिसमें आप अच्छे हैं। और रीजनिंग और मैथ और जीके, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड यूट्यूब पे कई सारे चैनल हैं जो एसएससी या एसएससी सीएचएसएल या बैंकिंग या इन सारी एग्जाम्स के लिए चीज़ें बनाते हैं। आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग या फिर क्लॉक से रिलेटेड या फिर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें, जो चीज़ें हैं आप पेपर देखिए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे चैप्टर को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर लीजिए कि अगर इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे ऐसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो एसएससी सीजीएल या और एग्जाम में पूछे जाते हैं, बल्कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि क्या आप रीजनेबल हैं या नहीं हैं, ठीक। मैथ में भी वही हाल है। तो आप इस पार्ट के लिए बहुत प्रेशर ना लीजिए। इस पार्ट के लिए यूट्यूब का ही सहारा लीजिए और यूट्यूब में भी बहुत मगअप नहीं करना है। चैप्टर से बेसिक चीज़ें पढ़ लो। जैसे मान लो एक ब्लड रिलेशन आप डाल दिए, ब्लड रिलेशन एसएससी, ठीक,
वो 1 घंटे का लेक्चर दे देंगे, एक घंटे में 150 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, 2-4-10 नियम बताएंगे, उतना आपके लिए सफिशियंट है। अगर नहीं, मान लो आप पढ़ लिए और नहीं आया तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि आप पढ़ते रहें, काफी टाइम निकल जाएगा। लेकिन एक बात होती है कास्ट बेनिफिट रेशियो, ठीक, CBR। आप कम समय में यहाँ अच्छा नंबर ला सकते हैं। जैसा कि हम बताएं कि हमारा पार्ट ए में 64 नंबर था। 64 नंबर का मतलब हुआ कि 21 सही, ठीक। 25 में 21 सही होना हमने बहुत कम टाइम दिया था। अगर हम बात करें तो इसको 10% टाइम भी नहीं दिए थे पार्ट ए को। ज़्यादा फोकस हमारा पार्ट बी पे ही था, क्योंकि हमारा अपना सब्जेक्ट पार्ट बी था और हमको ये भी लग रहा था कि आखिरकार हमको पढ़ना यही है, इसको हमको बस एग्जाम क्रैक करके छोड़ देना है। तो इसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं था। हालांकि हमारा इंटरमीडिएट में मैथ्स था, तो मैथ्स में कई चीज़ें आप पढ़ते हैं ऐसी जो रीजनिंग में हेल्प करती हैं। और अगर आप कभी थोड़ा बहुत जैसे एयरफोर्स या SSC की तैयारी की हैं, तो अगर नहीं किए हैं तो आप यूट्यूब का हेल्प लीजिए। तो ये बात है। तो पार्ट ए में आप बहुत टेंशन ना लीजिए। रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इनकी कुछ बेसिक चीज़ें यूट्यूब पे जाइए और SSC के लिए जो पढ़ाया गया है या फिर किसी वनडे एग्जाम के लिए जो पढ़ाया गया है उनसे आप पढ़ लीजिए, उतने से आपका काम हो जाएगा। चौथा सा पार्ट जो है पार्ट ए में करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। करंट अफेयर इतना बड़ा है कि सारी चीज़ें करंट अफेयर ही हैं। कुछ भी चल रहा है दुनिया में सब करंट अफेयर है। तो इसके बारे में आपको बहुत स्ट्रेस लेना ही नहीं है। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ठीक, हम पढ़ के गए नहीं थे, हमारा वो एक क्वेश्चन 25 में से वो हमने छोड़ दिया, बचा 24 में से 21 सही हुआ था, ठीक। मतलब और एक दो क्वेश्चन और छोड़े थे। तो अगर कुछ चीजें जैसे करंट अफेयर एकदम ये क्वेश्चन या कई बार तो पूछा ही नहीं जाता है, तो इसको आप एकदम से छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन सारी चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं और उसके बाद में चाह रहे हैं तो आप बेसिक जान लीजिए कि कौन कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल है, कौन एक तरह से अलग अलग कंट्री में कौन PM है, या इंडिया में कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो ये सारी चीज़ें जो हायर ऑफिसेस हैं, या फिर कोई किताब पब्लिश हो रही है, या फिल्म इंडस्ट्री में कोई अवार्ड किसी को मिला है, या कोई नोबेल प्राइज किसी को मिला है, इस तरह की चीज़ें आप बेसिकली जान लीजिए अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए और ना गलत हो। लेकिन करंट अफेयर का पोर्शन बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। करंट अफेयर अगर आप छोड़ भी देते हैं तो हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बशर्ते आप जीके, मैथ, रीजनिंग और मैथ और लैंग्वेज, ये 3 पोर्शन बहुत ज़्यादा हैं। मतलब 25 में सबसे ज़्यादा रीजनिंग, सबसे ज़्यादा तो लैंग्वेज, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। तो ये 3 पोर्शन आप पार्ट ए के लिए पढ़िए अगर आप चाहते हैं पार्ट ए में मतलब एक तरह से अच्छा स्कोर करना। अगर आपका टारगेट JNU है तो JNU में पार्ट ए कंसीडर नहीं होता, तो पार्ट बी पे आप लगे रहिए। तो ये पूरी जो तैयारी हमारी तैयारी थी उसके बेसिस पे हमने आपको बताने की कोशिश की। कई बार आपको तैयारी के दौरान डिमोटिवेशन फील होगा, आप परेशान हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, आपके नंबर नहीं आएंगे, परेशान ना होइए। हम कई बार शुरू जब किए थे अपना टेस्ट सीरीज देना तो 50 क्वेश्चन में कई बार 22 नंबर आता था, फिर 25, फिर 32, फिर 21। तो ये अप डाउन लगा रहेगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लगे रहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अल्टीमेटली आप अपने जो एक तरह से आपका जो गोल है यूनिवर्सिटी का जहाँ भी, वो अचीव करेंगे आप। इसके अलावा आप कनेक्टेड रहिए ऐसे लोगों से जो एक तरह से जैसे जो आपके टाइप के हैं, जैसे जो उस तरह की तैयारी कर रहे हैं, COT PG पॉलिटिकल साइंस का, या आप JNU जाना चाहते हैं, BHU जाना चाहते हैं, या HCU आना चाहते हैं, तो आप वहाँ के लोगों से कनेक्टेड रहिए, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और बाकी अपने सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से बचिए, ज़्यादातर टाइम वहाँ वेस्ट होता है। बाकी लगे रहिए। एक तरह से कहें कि आपकी जो तैयारी है वो सिर्फ 2 महीने की नहीं है, आप और भी पहले चीज़ें पढ़े होंगे, तो सारी चीज़ें एक तरह से कहें कि आपको रिटर्न में मिलेंगी रिजल्ट में। बाकी बेस्ट विशेस।